कांग्रेस बीजेपी में 76 सीटों पर फाइट है। महाराष्ट्र में जो जीता वही सिकंदर। इन 76 सीटों पर जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधी फाइट है, जो जीता वही सिकंदर। उद्धव से 30 और पवार से 39 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा हम कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी फाइट पर करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में 6 पार्टियां सीधे लड़ाई में हैं, जिनमें 2 राष्ट्रीय पार्टियां कहिए कांग्रेस और बीजेपी हैं। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर जो बाकी दल हैं, वो वास्तव में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी सही मायने में सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। वैसे तो सत्ता एकनाथ शिंदे को भी चाहिए, उद्धव ठाकरे को भी चाहिए, लेकिन सत्ता से ज्यादा उनको अपने वजूद की लड़ाई की फिक्र है। जबकि कांग्रेस और बीजेपी को खुद मुख्यमंत्री बने या न बने, सरकार हमारी बननी चाहिए। सत्ता की असल लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में है। और कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये जो मुकाबला है, इस मुकाबले में इस बार 76 सीटें ऐसी हैं जहां वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, और सही मायने में ये निर्णायक सीटें हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर जोशी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप तमाम दर्शकों का भी स्वागत करता हूं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ने वाले हैं। हम हरि जी बात कर रहे हैं कि जो 76 सीट्स हैं, उस पर कौन जीतेगा। जो जीतेगा वही सिकंदर होगा महाराष्ट्र का, उसी का गठबंधन सत्ता में आएगा, यह स्पष्ट लगता है। हम एक सर्वे की भी बात करेंगे, जो इलेक्शन एज करके, इलेक्टोरल एज करके है, उनका जो सर्वे आया उसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और खास तौर पर चर्चा यहाँ जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई हो रही है। हम उस स्लाइड्स को भी आपके पास लाएंगे, जिसमें हम ये बात बता रहे हैं आपको कि कैसे इन 72 सीटों पर आमने सामने का मुकाबला है। अगर हम सबसे पहले वो चाहते हैं कि उसको हम स्क्रीन पर लाएं, तो हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस 76 सीट्स है, तो बीजेपी वर्सेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना 30 सीटों पर आमने सामने। यानी भारतीय जनता पार्टी को उद्धव ठाकरे से 30 सीटों पर भिड़ रही है, जबकि एनसीपी शरद पवार से 39 सीटों पर भिड़ रही है। यानी 30 और 39 जोड़े तो 69 होता है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी से 69 सीटों पर बीजेपी भिड़ेगी, तो अकेले कांग्रेस से 76 सीटों पर, और 3 छोटी छोटी सीपीआई, सीपीएम और एक अन्य पार्टी लेकर 3 सीटों पर बीजेपी अन्य महाविकास अघाड़ी के घटक दलों से भिड़ेंगी। ये तस्वीर इसलिए भी क्लियर करना जरूरी है कि इससे ये पता चलता है कि पूरे महाराष्ट्र का चुनाव उसकी दिशा क्या है, वो किस दिशा में ये लड़ाई है, इससे पता चलता है। हम एक और आंकड़ा आपके सामने रखना चाहेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि पिछले 2019 के चुनाव में जब कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने थे, तो उस समय क्या हुआ था वो भी देखेंगे। तब तो आज के संदर्भ में बात कर पाएंगे, और आज के संदर्भ में जब बात करेंगे तो हम उस एग्जिट पोल को भी सामने रखेंगे कि वो क्या कह रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 2019 में कांग्रेस बनाम बीजेपी का जो मुकाबला हुआ था, उसमें विदर्भ में 8 सीट कांग्रेस जीती, 23 बीजेपी। वेस्टर्न महाराष्ट्र में 2 सीट कांग्रेस जीती, 5 सीट बीजेपी।
नॉर्थ महाराष्ट्र में 2 सीट कांग्रेस जीती, 4 सीट बीजेपी। मराठवाड़ा में 3 सीट कांग्रेस जीती, 7 सीट बीजेपी। मुंबई में 1 सीट कांग्रेस जीती, 11 सीट बीजेपी। हम ये उन सीटों के बारे में बात कर रहे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ थे। ये मत सोचिएगा कि विदर्भ में 31 ही सीटें, हम वो नहीं कह रहे हैं। विदर्भ में 31 सीटों पर आमना सामना हुआ, जिसमें 8 कांग्रेस जीती, बीजेपी 23 जीती। उसी तरीके से बाकी भी आप देख सकते हैं। विदर्भ में इस बार भी तगड़ी फाइट है और दोनों दल एक अधिक से अधिक संख्या में एक दूसरे के खिलाफ हैं। लेकिन हम इस बार आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि जहां बल्कि एक मिनट पहले तो हम उस नतीजे को सामने रख रहे हैं कि जो दिखाई दिया इलेक्टोरल एज में, उनके सर्वे में, प्री पोल सर्वे में, कि कौन कितनी सीटों पर आगे है। तो इसमें ये इलेक्टोरल जो सर्वे है, इसने सीधे तौर पर महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में सरकार बनाते हुए दिखाया है। 157 सीटें महाविकास आघाड़ी को आ रही हैं, महायुति को 117 सीटें आ रही हैं। और उसमें भी देखें तो महाविकास आघाड़ी में सबसे ज्यादा कांग्रेस को सीटें मिल रही हैं, 68। दूसरे नंबर पर शरद पवार की पार्टी है 44 और तीसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी है 41। तो ये सर्वे नतीजे तो बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ज्यादा सीटों पर लड़ करके एक तरह से वैसा ही नुकसान कर रहे हैं जैसे लोकसभा सीट में महाविकास आघाड़ी का उन्होंने किया था। तो वो टेंडेंसी इस बार भी दिख रही है। अगर इसमें थोड़ा बदलाव होता तो हो सकता था कि ये प्री पोल सर्वे के आंकड़े महाविकास आघाड़ी के पक्ष में और बड़े होते। महायुति में आप देखें, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है 79 सीट्स पर, और शिवसेना एकनाथ शिंदे ये बहुत बड़ी एक तरह से लूजर है 23 सीटों पर, और एनसीपी अजित पवार सिर्फ 14 सीटों पर जीतती दिख रही है, और एक अन्य के खाते में 1 सीट है, RYSP के खाते में, जहां तक महायुति का सवाल। लेकिन ओवरऑल अन्य का खाता 14 सीटों का है। ये महाराष्ट्र का जो सर्वे है वो बता रहा है, इलेक्टोरल एज का सर्वे, जो ताजा सर्वे है वो हम आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ हम इस आंकड़े पर भी ध्यान दें कि इस बार जो रीजन वाइज सर्वे आया है उसमें विदर्भ में महाविकास आघाड़ी जबरदस्त लीड लेती हुई दिख रही है। और विदर्भ में महाविकास आघाड़ी के लीड लेने का मतलब कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा है। और महायुति 18 सीटें लाती दिख रही है, एमवीए 38 और अन्य के खाते में 6। मराठवाड़ा 27 सीटें एमबीए के पास, एमबीए जीत रही है, 18 सीटें महायुति जीत रही है, 1 अन्य के खाते में। और नॉर्थ महाराष्ट्र में 14 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और महायुति 20 सीटों पर, अन्य के खाते में 1, यानी नॉर्थ महाराष्ट्र में जहां 35 सीटें हैं यहां महायुति लीड लेती हुई नजर आ रही है। मुंबई में करीब 36 सीटें हैं, 22 पर महाविकास आघाड़ी और 14 पर महायुति जीतती नजर आ रही है। और मुंबई MMR जिसको बोलते हैं म्यूनिसिपल एरिया मुंबई का, और कोंकण, इनको मिलाकर के जो 39 सीटें हैं उसमें 15 महाविकास आघाड़ी, 19 महायुति और 5 अन्य, यानी यहां भी महायुति लीड लेती दिख रही है। और वेस्टर्न महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जबरदस्त लीड ले रही है, 41 सीटों पर आगे है, और महायुति 28 सीटों पर और 1 अन्य के खाते में। यानी 2 क्षेत्र में महायुति आगे है और बाकी 4 क्षेत्रों में महाविकास आघाड़ी का गठबंधन आगे है। अब मैं आता हूं सीधे
हरि जी के पास कि हरि जी ये जो एग्जिट पोल नहीं, क्षमा कीजिए, प्री पोल सर्वे जो है, इस प्री पोल सर्वे को देखिए और दूसरी तरफ उन 76 सीटों को देखिए जहां कांग्रेस और बीजेपी फाइट में है। तो हमें तो इस पूरे चुनाव की कुंजी जो है इसी 76 सीटों में दिख रही है। ये 76 सीट में जो आगे आएगा वही महाराष्ट्र में सरकार बनाएगा। क्या कहेंगे आप? अनम्यूट प्लीज सर, अनम्यूट। आप सही कह रहे हैं कि जो इन 76 सीटों पर जो बीजेपी और कांग्रेस की जहां सीधी टक्कर है, वहां पर जो व्यक्ति, जो पार्टी अपना परचम फहराएगी वही विजेता होगी इस मैच की। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। असली लड़ाई भी पूरे देश भर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो लड़ाई है उसमें छत्रप साथ में जुड़ जाते हैं, रीजनल पार्टियां साथ में जुड़ जाती हैं, लेकिन असल लड़ाई तो वहीं हो रही है। इस बार कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये जो पोल आया है, ये देखिए, बहुत सारे 3 एग्जिट पोल आए, तीनों में एक चीज कॉमन है। 3 सर्वे जो आए प्री हैं एग्जिट प्री पोल, मैं पोल माफी सर, चाहूंगा, 3 हम सर्वे लोग आए के हैं मुंह से अब तक। बोले, हम लोग के मुंह से अक्सर एग्जिट पोल निकल जाता है, प्री पोल हाँ, सर्वे। गलती हो गई, मैं दर्शकों से क्षमा चाहूंगा। अब तक 3 सर्वे आए हैं और तीनों सर्वों में एक ही बात जो है वो कॉमन है। वो ये है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। सरकार एमबीए की बन रही है। लोग सरकार को, जो वर्तमान सरकार है, इससे नाखुश हैं और इसको वो हटाना चाहते हैं। इसको वो दूसरी सरकार, नई सरकार अपनी लाना चाहते हैं। ये 3 सर्वों में बात जो है वो कॉमन है। अब इलेक्टोरल एज का जो सर्वे आपने दिखाया है, ये प्री पोल सर्वे है। इसमें अगर एक चीज देखें तो महा विकास आघाड़ी जो है उसे 157 सीटें टोटल ये दिखा रहे हैं। इनका जो आकलन है, इनका जो सर्वे है, वो कह रहा है कि महाविकास आघाड़ी को 157 सीटें मिल सकती हैं और इसमें सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, 68। इस सर्वे की सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को 68 सीटें मिल रही हैं और उसके बाद एनसीपी को 44 मिल रही है। तो ये शिवसेना को 41 मिल रही है। यहां पर आपका प्रारंभिक कथन बिल्कुल सत्य दिखाई देता है कि उद्धव ठाकरे की जिद जो लोकसभा में थी, वो कहीं ना कहीं विधानसभा में भी वही जिद उनकी रही है। वो उन सीटों पर भी चुनाव लड़ रहे हैं जहां उनकी शक्ति और सामर्थ्य कमतर है। तो ऐसी स्थिति में प्रेम जी, शिवसेना जो है वो अपना बेस्ट परफॉर्म करती है। तो हर हाल में मतलब कांग्रेस तो बेस्ट परफॉर्म कर ही रही है, 68 सीटें इस प्री पोल सर्वे के मुताबिक आ ही रही हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टियां, एनसीपी है, वो 44 सीटों पर आ रही है, यूबीटी 41 सीटों पर दिखाई दे रही है इस प्री पोल सर्वे में। तो सबसे कमजोर जो कड़ी है वो यूबीटी सामने आ रही है। यूबीटी, अब खैर अब कुछ नहीं हो सकता इसमें, लेकिन इसमें खास बात और है जो आपने गौर की हो प्रेम जी, कि 117 सीटों पर महायुति को दिखाया है। मतलब उनका जो आकलन है एजेंसी का, वो 117 सीटों का आकलन है, जिसमें 14 निर्दलियों को भी अगर आप जोड़ दें, ये मतलब जो है इन्होंने जो दिए हैं वो 117 इन्हें दिए, इसके साथ में 14 निर्दलियों को भी दिए। इनको भी अगर आप जोड़ दें, 14 निर्दलियों को, तो भी महायुति की सरकार बनना संभव नहीं है। ये बात जो है इस पोल में स्पष्ट तौर पर नजर आती है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो 76 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वो सीधे मुकाबले में चुनाव लड़ रही है बीजेपी के साथ में, वो निर्णायक है और वही क्या कहते हैं एमबीए को आगे ले जा रहा है। इंजन का काम जो है वो जो कर रही है वो कांग्रेस कर रही है, जबकि इंजन का काम क्षेत्रीय पार्टियों को करना चाहिए।
लेकिन पूरे देश भर में इंजन जो है वो कांग्रेस है आज की तारीख में, और लगातार क्षेत्रीय पार्टियां घट रही हैं। एक चीज और आपने प्रेम जी इसमें ध्यान दी हो, जनता ने इस प्री पोल सर्वे में जो भी इन्होंने किया है, एक दो लोगों को नकार दिया है। एक समाजवादी पार्टी को एक सीट दी है और एक सीट दी है उन्होंने वो अपने हैदराबादी ओवैसी साहब। तो इन दोनों के जो सपने हैं वो इसमें चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और अखिलेश ने जिस तरह से महाराष्ट्र में रायता फैलाने की कोशिश की और जिस तरह के बयान उनके लोगों के आए, समाजवादी पार्टी के अबू आजमी का बयान आया कि हमें अगर 5 या 6 सीट नहीं दोगे तो हम 50 सीटों पर लड़ेंगे वगैरह वगैरह, तो इससे एक खराब मैसेज जाती है। और अब वो उनको एक सीट पर ये प्री पोल सर्वे दिखा रहा है, जो 50 सीट की बात करते थे ओवैसी को भी नकार दिया है, क्योंकि कुल मिलाकर जो वोटों में डिवीजन करेंगी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जिससे निर्णय जाएगा, रिजल्ट जाएगा, परिणाम जाएगा, वो उन शक्तियों को जनता नकार रही है। ये इस सर्वे में सामने आया है। जी प्रेम जी। जी, मैं यहाँ से ही इसी बात को थोड़ा सा और प्यूरिफाई करने के लिए एक और आंकड़ा रखता हूँ कि महाराष्ट्र में आप देखिए कि जैसे विदर्भ है, तो विदर्भ में बीजेपी 47 सीट्स पर लड़ रही है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में 32 सीटों पर लड़ रही है, नॉर्थ में 17 सीटों पर लड़ रही नहीं, मतलब कांग्रेस से जहां आमने सामने है लड़ रही है, जहां कांग्रेस खड़ी है। और महाराष्ट्र बाड़ा में 19 सीट्स, कोंकण थाने में 33 सीट्स, अब कुल 148 सीट पर है। क्षमा करेंगे, वही बात ज्यादा सही है कि कितनी सीटों पर लड़ रही है। तो ये कुल 148 सीटों का आंकड़ा है कि विदर्भ में जैसे 47 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। अब यहाँ आप अगर उस आंकड़े को रखें जो कि ये बता रहा है कि विदर्भ में कौन आगे है एग्जिट प्री पोल सर्वे में, तो विदर्भ में 38 सीटों पर महाविकास अघाड़ी आगे है और महायुति 18 सीटों पर। इसका मतलब है ये है कि बीजेपी जहां सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, 47 सीटों पर विदर्भ में, वहां पर वो लीड नहीं कर रही है। समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा विदर्भ में 47 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और वहां पर महाविकास अघाड़ी लीड कर रही है। तो जाहिर बात है कि बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले जो टक्कर है उसमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, ये साफ तौर पर अभी दिख रहा है। तो अगर 76 सीटों की जो फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, उसमें सबसे बड़ा इलाका विदर्भ, वहां बीजेपी अगर पिछड़ती नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव खोती दिख रही है, चुनाव में हारती नजर आ रही है बीजेपी, ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और एक बात और ये है कि जो बाकी 4 पार्टियां हैं उनमें भले महाविकास अघाड़ी की तीसरी परफॉर्मर पार्टी हो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, लेकिन वो अपने कंटेम्पररी शिवसेना से, अपने स्पर्धी शिवसेना से उससे लीड पर है। वो असली और नकली का अगर फैसला करें तो असली उद्धव ठाकरे हो रहे हैं, उसी तरीके से असली शरद पवार हो रहे हैं। तो जनता ने असली और नकली का खेल भी तय कर दिया है इसी चुनाव में, और उसी संदर्भ में जनता की पसंद बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस बनकर सामने आ रही है। हालांकि ये सर्वे कहता है कि कांग्रेस बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद 105 सीटों वाली पार्टी सिमट करके, कितना मेरे ख्याल से वो फिगर कितना था, एक बार मैं स्क्रीन पर लाऊंगा तो वो ठीक रहेगा। ये वो सर मतलब 79 सीटें थी, 79 का फिगर है, 105 से घटकर 79 सीट आगे आ रही है। तो इसमें आप जोशी जी, आपसे सवाल है ये कि पूरे महाविकास अघाड़ी और महायुति में जो
लीडरशिप का रोल है, लीडरशिप का रोल दोनों पार्टियां देती दिख रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी। फिर भी रिजल्ट एक के पास, कांग्रेस के पास आ रहा है और बीजेपी के पास नहीं, तो इसका क्या कारण आप देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस जो है वो को जनता जो है उसके पक्ष में है, सबसे बड़ा रीजन ये है। हालांकि आप देखिए कि बहुत सारे कांग्रेस के प्रति मतलब लोगों के दुराव हैं, और इस बात का है कि साहब कांग्रेस ने टिकटों को लेकर जो जिस तरीके का वो किया है, जिस तरह से टिकट वितरण किया है उसको लेकिन जनता कांग्रेस के साथ है, सबसे बड़ी बात ये है। प्रेम जी, एक चीज मैं और यहाँ पर कहना चाहूंगा, आपने विदर्भ की बात की है, तो विदर्भ का जो आप हवाला अभी दे रहे थे, विदर्भ में देवेंद्र फडणवीस चुनाव लड़ रहे हैं, और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्य चेहरा है, और विदर्भ उनका क्षेत्र है, उनका 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 घर है, वो वहां पर ही पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो शेष महाराष्ट्र की दशा क्या होने जा रही है आप समझ सकते हैं। ये जो अगर 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 फ्री एंड फेयर चुनाव हुए, अगर फ्री एंड फेयर चुनाव हुए तो निश्चित तौर पर ये आंकड़ा बहुत ही। जोशी जी, इसी विदर्भ से बीजेपी के जो स्टेट चीफ हैं चंद्रशेखर बावनकुले भी आते हैं, माने सिर्फ देवेंद्र फडणवीस नहीं, चंद्रकुले भी, बावनकुले भी आते हैं, चंद्रशेखर गडकरी, नाना पटोले भी आते हैं, नाना पटोले भी आते हैं जी। जी, तो नाना पटोले सब पर भारी पड़ गए हैं। हाँ बिल्कुल सर, नाना पटोले ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, और इससे पता चलता है कि नाना पटोले का जो ग्राउंड वर्क है वो काफी स्ट्रांग है। ये बात इस प्रीपोल सर्वे अगर ये सही साबित होता है तो ये भी साबित होती है कि नाना पटोले ने ग्राउंड वर्क अच्छा किया है। और दूसरा ये है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा है। 6 महीने बाद भी, मतलब लोकसभा चुनाव से लेकर और अब तक भी जो फैक्टर लोकसभा में दिखाई दिया था वो अब तक जीवित है। यानी कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के प्रति जो लोगों में सहानुभूति है, और जिस तरीके से तोड़फोड़ की राजनीति बीजेपी ने की और कराई है, जिस तरीके से धन बल का और शासन का गलत प्रयोग किया है मशीनरी का, तो वो जनता के मन में उसके प्रति गुस्सा है, और वो गुस्सा महाराष्ट्र की जनता में परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। वो इन तमाम जो सर्वे आए हैं उनमें ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जनता जो है वो नाराज है। और ये मतलब खाली इलेक्टोरल एज में ही नहीं है, आप देखिए कि बहुत सारे सर्वे जो हैं वो आते हैं और उसमें तरह तरह से कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से ये मैच भारत जीतेगा या पाकिस्तान वरना मैच बराबर रहेगा, इस टाइप का एक फार्मूला अपनाया जाता है। लेकिन उसे भी, कल आपने एक सी वोटर का सर्वे बताया था, उसमें भी ये बात सामने आई थी कि लोग सरकार बदलने के मूड में है। साथ ही मतलब ये बड़ी बात है कि लोग सरकार बदलने के मूड में है। जब लोग सरकार बदलने के मूड में है तो आप समझ सकते हैं। और सी वोटर में भी ये बात थी कि जो पार्टी तोड़ने से उपजी नाराजगी है वो दूर नहीं हुई है, ये एक खास बात है। और वैसे भी अगर आप देखें तो महायुति और महाविकास आघाड़ी में जिस तरह से संग्राम है, और उसमें महायुति के भीतर जो संग्राम है उसका असर भी बहुत बड़ा पड़ने जा रहा है इस चुनावों पर। जी जी, बहुत सारी बातें आ रही हैं, दर्शक भी हमारे बता रहे हैं। और कल रात जो कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, उसकी भी चर्चा, उसकी भी गूंज हमारे दर्शकों की प्रतिक्रियाओं में है। और इसलिए उसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं, क्योंकि वो चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई बात है। जैसे ही हम किसी के जीतने हारने की बात कहते हैं तो सीधे हमारे पास दर्शक का सवाल होता है, आप तो हरियाणा में भी ऐसा ही कह रहे थे, या प्री पोल वाले आप तो हरियाणा में भी ऐसा ही कह रहे थे। तो इसलिए भी जरूरी होता है कि कांग्रेस ने 20 सीटों पर शिकायत की थी चुनाव आयोग के साथ में, उनके पास में, और चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया
उस जवाब के तहत चुनाव आयोग शिकायतकर्ता कांग्रेस से ही नाराज दिखा। उसका कहना था कि शिकायत सोच समझ कर करना चाहिए और फालतू की शिकायतें मत किया करें, और इस तरह के कमेंट्स के साथ में चुनाव आयोग ने शिकायतों को खारिज कर दिया। हालांकि जो कांग्रेस ने जवाब दिया है उसमें कहा है कि चुनाव आयोग के सामने पहले से शिकायतें कई बार रही हैं। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी वो लड़ने की मुद्रा में दिखा है, लेकिन उसको अदालत के कहने पर पीछे हटना पड़ा है कई मौकों पर। नहीं, वरना वीवीपैट का मसला भी ध्यान दिलाया है कांग्रेस ने कि चुनाव आयोग तो अड़ा हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब वो उसमें उसके रुख में सुधार आया। और अभी भी जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के प्रति चुनाव आयोग का जो भाषा है, जो रवैया है, जो लांछन लगाने की का तरीका है, उसको वो अदालत में ले जाएंगे। तो चुनाव आयोग को अदालत में ले जाने का फैसला कांग्रेस ने किया है, और लोकतंत्र में यही तरीका है। किसी का मुक्का मार के मुंह तो नहीं तोड़ा जा सकता। कि राजीव कुमार के चेहरे, हालांकि मैं मौका इसलिए बोलता हूं कि मन में भाव ऐसे आते हैं लेकिन वो लोकतंत्र में चलता नहीं है कि एक आम आदमी गुस्सा करता है तो क्या सोचता है, मारूं एक झापड़ खींच कर, यही तो करता है। तो उस तरह से, लेकिन लोकतंत्र में ये नहीं चलता। आपको स्टेप वाइज स्टेप जो है अपनी बातें रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो चल ही रहा है तो उसके जवाब में क्या किया जाए, फिर तो मारपीट ही होगी। तो इसलिए आप इस अपडेट के साथ में हम थोड़ा आगे। आप ये इसमें ये भी याद रखिए, आप देखिए लोकतंत्र में मुक्के नहीं मार सकते, लेकिन हम कहां कहां जा सकते हैं, और सर्वोच्च संस्था कौन सी है उस पर भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए कुमार साहब के जो पप्पा हैं वो बप्पा के हाथ जोड़ाए हैं, इस बात को मत भूलिए। खेल बिल्कुल सीधा है, सामने है। उसमें कुमार साहब के पप्पा जो हैं वो बप्पा के हाथ जोड़ने गए थे। इस एक लाइन में सारा खेल जो है आप समझ लीजिए। तो आप ये सोचें कि न्याय की आशा किसी स्वायत्त शासी संस्थान में होगी, ये नहीं होगी। ये तभी होगा जब जनता जागरूक हो जाएगी और इतने बड़ा मार्जिन देगी कि वो तमाम इतनी बड़ी जो बेईमानियां हैं वो इतने बड़े मार्जिन के नीचे बौनी पड़ जाएं, तब ये होगा। और प्रेम जी देखिए, ये जो खेल चल रहा है इसमें चुनाव आयोग की आप बात कर रहे थे, तो लगे हाथ में बता दूं, एक जो बीएलओ वगैरह होते हैं इनका एक वीडियो सामने आया, एक महिला का, एक लोकल चैनल ने लिया। तो उसमें एक लिस्ट में 30 से 35 ऐसे लोग थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, और यहां तक कि उनके फोटो बदल दिए गए थे। अब अगर ऐसे मतलब एक करीबन विधानसभा में 408 बूथ है, तो 10 से 15 हजार वोट की गड़बड़ी की आशंका बन जाती है। तो इसका संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग नहीं लेगा। यानी बीजेपी 10 से 15 हजार की बेईमानी पोलिंग होने से पहले करके चल रही है। तो इस बात को थोड़ा सा और समझें। तो उस बीएलओ ने जो बताया है कि मेरे एक बूथ पर जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी रिपोर्ट में इतने लोग दिवंगत हैं, लेकिन उनका फोटो वगैरह बदल करके उनको चुनाव की सूची में रखा गया, मतदाता सूची में। तो इसका ये जानकारी सबको नहीं होगी। ये जानकारी जो ये काम करवा रहा है उसी को जानकारी है। उन्हें पता है कि किस बूथ पर कितने दिवंगत लोग हैं। अब उस दिवंगत पर वोटिंग तो वही करवाएंगे, ठीक है। तो ये बिना चुनाव आयोग से मिलकर के खेल हो ही नहीं सकता है। ये चुनाव आयोग से मिलकर के ही दिवंगत लोग को जिंदा बना करके वहां मतदाता सूची में रखा जाता है, और उसकी सूचना सिर्फ चुनाव आयोग और उस पार्टी को होगा जो जिसने मिलकर के ये काम कराया है। तो ये भी एक बड़ा घपला है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस बात पर कि देखिए, इस चुनाव में जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था तो महाराष्ट्र का एक नतीजा आया था। उसमें कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, बीजेपी पीछे रह गई थी, महाविकास आघाड़ी आगे थी, महायुति पीछे थी, ये सारी बातें थी। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि तब का माहौल और अब का माहौल अलग है। तब जनता ने झांसे में आकर के वोट दे दिया था
कि हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, और इस बार अब वो स्थिति नहीं है। तो हम फिर से परफॉर्म करेंगे। इसको लेकर के जो बीजेपी के दावे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बीजेपी का काम है दावे करना, लेकिन उनका असल काम जो है वो मैं आपको बता चुका हूं। वो चरणबद्ध तरीके से उनका जो काम है वो चलता है, और ये काम बहुत चालाकी के साथ में जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, जो पन्ना प्रमुख हैं, वो वहां पर सहायक होते हैं, और वो बहुत हार्डकोर हैं। वहीं से वो खेल शुरू करवाते हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी हमने देखा था, ये देश भर के चुनावों में हमने देखा है कि चुनावी जो सूची वो होती है, वोटर लिस्ट जो होती है, उसमें गड़बड़ियां होती हैं, और बड़ी व्यापक तरीके से गड़बड़ियां होती हैं। एक तरफ तो वो भारतीय जनता पार्टी के वोटों को बढ़वाते हैं, इस तरह से जो मृतक हैं उनके नाम भी डाल दिए, दूसरी चीज भी डाल दी। दूसरी तरफ वो उन लोगों के नाम कटवाते हैं जो पन्ना प्रमुख के, जिनको मालूम होता है कि ये जो घर है फलाना नंबर XYZ इस ब्लॉक में, ये परिवार जो है ये वोट बीजेपी को नहीं देके आएगा, बीजेपी के खिलाफ देकर आएगा। तो ऐसे बहुत सारे काम जो हैं वो लगातार करवाते हैं। ये पहला चरण है। दूसरा चरण जो है वो अलग है। वो दूसरा चरण है कि जहां मौका मिल जाए, जहां पर पोलिंग एजेंट कम हो, या पोलिंग एजेंट सुस्त हो, या पोलिंग एजेंट को खरीद लें। भाई, जब आप सोचिए कि पूरी की पूरी पार्टी खरीद के वो अपनी सरकार बना सकते हैं, 2 पार्टियों को तोड़ा और उसके मैक्सिमम विधायकों को वो अपने यहाँ ले आए। कितने खोखों का खेल हुआ, कितना मतलब लोभ लालच का खेल हुआ, कितनी रिश्वतखोरी हुई। तो ये तो बहुत आसान है कि एक पोलिंग एजेंट जो वहां पर मौजूद है किसी पोलिंग बूथ पर, उसको बाई कर लेना, उसको खरीद लेना। ये बहुत ये एक चरण वहां पर है। देखिए, कई कई चरणों में बड़े योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। इसका मुकाबला करने के लिए आज जरूरी है कि सारे के सारे जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो एक मत हो जाएं, एकजुट हो जाएं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और पोलिंग को अपने मजबूत रखें। और ये सर्वे बता रहा है कि इसने बहुत सारी चीजों को नकार दिया है। अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी दशा में सरकार नहीं बनाएगी, उसके पास तोड़फोड़ रह जाएगी। तोड़फोड़ भी आसान नहीं होगी। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये इस बार महायुति को जो वोट प्रतिशत है उसमें सबका इनका वोट प्रतिशत बहुत घट रहा है। 41% वोट मिलने का अनुमान है। तो और वही मतलब 8% का अंतर है। 49% जो वोट है वो इस जो प्री पोल सर्वे आप दिखा रहे हैं उसने 49% वोट जो है वो एमबीए को दिया है, महाविकास आघाड़ी को दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए, और सबसे बड़ी बात यह, जनता पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई देती है। 2 सीटें ओवैसी ने जीती थी, 2 सीटें प्रेम जी जीती थी समाजवादी पार्टी ने। उनकी घटकर एक पर वो आ गए हैं। वो एक भी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे ये भी आप आगे आने वाले परिणाम के दिनों में देखेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब फ्री एंड फेयर चुनाव हो, जब चुनाव आयोग थर्ड एम्पायर बेईमान है। उस स्थिति में हमारे प्री पोल सर्वे और तमाम सारे आकलन, जनता से बातचीत के आधार पर और तमाम सारी परिस्थितियों के आधार पर जो हम विश्लेषण करते हैं वो ईमानदारी से आकलन करते हैं, उसमें बेईमानी नहीं होती है। बेईमानी अगर कहीं पर जुड़ जाती है तो उसका रिजल्ट फिर हरियाणा जैसा आता है, और फिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है आप देख रहे हैं। इससे कैसे निपटा जाए प्रेम जी, ये यक्ष प्रश्न है, इस पर आप रोशनी डालिए। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में हम देख रहे हैं कि जनता ने एक डायरेक्शन लिया है कि जो कोई भी केवल लोभवश, केवल अपने पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए अपने गठबंधन के भीतर भी लड़ाई लड़ता है
तो जनता उसको भी उचित नहीं मानती है और उसका भी नतीजा देती है, ये दिख रहा है। दूसरी बात है कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई साफ तौर पर मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में भी देखी थी, और महाराष्ट्र में इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई थी। ये महाराष्ट्र में तो सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में भी तमाम क्षेत्रीय दलों के रहते हुए भी आज क्षेत्रीय दलों को वोट इसलिए मिलेंगे क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी के साथ है। आप देखिए चुनाव कितना बदल गया है, चाहे बीजेपी खेमे का हो चाहे कांग्रेस खेमे का हो, आज पहले वाली स्थिति नहीं है। राष्ट्रीय पार्टियां महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टियों का नेतृत्व कर रही हैं, सही मायने में ये आ गया है। ये मतदाताओं ने ऐसा किया है। किस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियां टूटी हैं, हिस्सों में टूटी हैं, उन जिनकी खरीद फरोख्त हुई है, उससे क्षेत्रीय दलों के प्रति एक अविश्वास का माहौल है। इसमें अब सिलेक्शन होता है कि कौन किसने दगाबाजी की, कौन पीड़ित पक्ष है, वो भी जनता ने चुना है। जनता ने क्षेत्रीय दलों को वोट देना जो चाहा है, जो हम प्री पोल सर्वे में देख रहे हैं, वो ये बता रही है कि पीड़ित पक्ष उद्धव ठाकरे हैं, पीड़ित पक्ष शरद पवार हैं, तो जनता उनके साथ खड़ी है। तो वहां भी एक सिलेक्शन है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को, महायुति में बीजेपी को जनता पहली प्रायोरिटी पर रख रही है। तो पूरा चुनाव जो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का हुआ है। इसका मतलब ये है कि पूरा चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव जो है उस पर हो रहा है, और लोकतंत्र बचाने का जब चुनाव है इसका मतलब वो नारा जिंदा है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़ा हुआ था राहुल गांधी ने, और खास करके उन्हीं के इर्द गिर्द ये नारा खड़ा हुआ था कि इंडिया गठबंधन लोकतंत्र बचाने के लिए खड़ा है। इसका असर आपको उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी नजर आएगा। देखिए समाजवादी पार्टी को अगर महाराष्ट्र की जनता दंडित कर रही है कि आप शेखी बगाड़ रहे थे और अपने गठबंधन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको उत्तर प्रदेश में जनता उसी हिसाब से उनको रिवॉर्ड भी कर सकती है, ये भी देखना है। रिवॉर्ड करती है ये भी देखना है। तो वो उत्तर प्रदेश का चुनाव नतीजा भी उस चीज को बताएगा। तो ये हमें वहां एक तगड़ी फाइट चल रही है बाई इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में, बीजेपी और अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच ये एक अच्छी फाइट नजर आ रही है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है, ये चुनाव वास्तव में उसी नैरेटिव पर लड़ा जा रहा है कि महाराष्ट्र को क्या गुजराती ले जाएंगे, महाराष्ट्र की परियोजनाएं क्या गुजरात में ट्रांसफर होंगी, महाराष्ट्र क्या दिल्ली से चलेगा, महाराष्ट्र क्या गुजरात से चलेगा, महाराष्ट्र में क्या खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली जाएगी, ये चीजें। और इसी के बीच में अभी विधि जी प्रतिक्रिया दे रही थी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे चुनाव के बाद बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए जा सकते हैं। नहीं, मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा, मैं यहाँ पर प्रेम जी एक बात कहूंगा कि ये डाउट बार बार सब हर व्यक्ति के मन में आता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे वहां से आए हैं। लेकिन इन चुनावों में अगर आप देखें जो नए गठबंधन बने हैं, 3 की 6 पार्टियां हुई हैं, इसमें एक चीज खास है कि जो कट्टर दोस्त थे वो कट्टर दुश्मन बन गए हैं, और जो कट्टर दुश्मन थे वो दोस्त बन गए हैं। ये एक खास बात है। 3 की 6 पार्टियां हुई हैं, और ऐसा नहीं है बीजेपी ने ये कोशिश पहले नहीं की, अभी भी कर रही थी बीजेपी। यानी कि चुनाव घोषणा के तुरंत बाद उन्होंने संपर्क किया उद्धव ठाकरे से, ऐसी खबरें हैं, और लगातार उद्धव ठाकरे को उन्होंने टटोला। इससे एकनाथ शिंदे को भी वो लगा, धक्का लगा। उन्हें लगा कि ये मुझे कहीं ना कहीं मेरा पर कतरने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे छोटा करने की, मुझे हटाने की, मुझे डिच करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात सही है कि बीजेपी एक अजगर है जिसके पास जो भी मतलब उसके इर्द गिर्द होता है वो उन सबको निगल जाती है। उद्धव ठाकरे को देखिए,
बाला साहब ठाकरे के चरण स्पर्श करते हुए बीजेपी महाराष्ट्र में घुसी और उसी मतलब शिवसेना को उसने दो फाड़ कर दिया। अब उसका नेचर है ये, वो एक अजगर की तरह काम करती है कि वो किसी को छोड़ती नहीं है, निगल जाती है। एकनाथ शिंदे को के होते हुए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने फोन किया उद्धव ठाकरे के यहाँ, लेकिन उद्धव ठाकरे ने यह कहलवा दिया कि मैं फेंका हुआ सिक्का उठाया नहीं करता हूं। ये बात मतलब सत्ता के गलियारों से निकल कर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता नहीं है कि उद्धव ठाकरे वहां पर जाएंगे। शरद पवार की मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन उद्धव ठाकरे जाएंगे ये मुझे अभी इस वक्त तक नहीं लगता है। और शरद पवार चूंकि बहुत मैच्योर खिलाड़ी हैं और उनका आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए हैं, उन्होंने उसके साथ में समझौता नहीं किया है। उन ताकतों के साथ में, विभाजनकारी ताकतों के साथ में शरद पवार ने समझौता नहीं किया है। तो इसलिए मुझे इस बात की संभावना इस बार नगण्य लगती है कि उद्धव ठाकरे चले जाएं या शरद पवार चले जाएं। इस बार एमबीए जो है वो काफी हद तक इनमें अंदरूनी तौर पर तो थोड़ी बहुत खींचतान हो सकती है सीटों के बंटवारे को लेकर, मुख्यमंत्री के पद को लेकर, और वो तो लगातार वहां भी है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री का कोई चेहरा तो घोषित किया नहीं है। अभी हाल में एएनआई को एक इंटरव्यू दिया है एकनाथ शिंदे ने, कहा कि मैं टीम का लीडर हूं और मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। अब कोई अगर खुशफहमी पाले हुए है तो पाले हुए नेतृत्व किसका होता है? जो सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रहा है। चुनाव को लीड कौन कर रहा है? चुनाव को उधर लीड कर रही है बीजेपी महायुति में, और महाविकास आघाड़ी में अगर कोई लीड कर रहा है तो आज की तारीख में अगर आप वो प्रत्याशियों की सूची देखें और नंबर देखें तो कांग्रेस कर रही है निश्चित तौर पर। लेकिन सबका अपना अपना प्रभाव है। अभी उद्धव ठाकरे की असली चुनौती ये है कि जिस थाने में उन्होंने पिछले लोकसभा चुनावों में गच्चा खाया था, थाने कोंकण मुंबई में, वहां पर वो अपनी पुरानी हैसियत को वापस लेकर आए और इसलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी पूरा जाल बुन दिया है। एकनाथ शिंदे के खिलाफ जिस व्यक्ति को उतारा है, कैलाश दिघे को, वो आनंद दिघे का भतीजा है। आनंद दिघे की माला जपते हुए एकनाथ शिंदे आए हैं राजनीति में। ये बात हमें नहीं मतलब भूलनी चाहिए। और वहां पर कैलाश आनंद दिघे का थाना क्षेत्र में बहुत असर है। बाला साहब ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आनंद दिघे ने थाने में शिवसेना को खड़ा किया। तो ये जो आनंद दिघे का भतीजा है, वो अभी मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए भी आपको याद होगा एकनाथ शिंदे ने कहा था कि आनंद दिघे के सपनों को साकार करना चाहता हूं, वो हर जगह, और वो उनको अपना बताते हैं, गुरु बताते हैं। जबकि उनका सानिध्य एकनाथ शिंदे को कभी नहीं मिला, क्योंकि उद्धव के साथ में तो बाला साहब ठाकरे एक आइकन है। एकनाथ शिंदे के ऊपर कौन है? कोई नहीं है। तो वो बार बार आनंद दिघे को पकड़ते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे कभी भारतीय जनता पार्टी पटेल में गुजरात देखती है और कभी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ देखती है, क्योंकि उनके पास स्वतंत्रता संग्राम का बलिदान देने वाला कोई आइकन है नहीं। उनके पास तो मुखबिरी का इतिहास है। ये लोग तो मुखबिरी करते रहे हैं, अंग्रेजों के तलुए चाटते रहे, उनको सुख सुविधाएं मुहैया कराते रहे तरह तरह की। तो ये लोग आइकन तलाशते हैं। ऐसे ही एकनाथ शिंदे थाने में तलाश रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे खुद भी फंस गए। मुझे विधि जी ये लगता नहीं है कि इस बार उद्धव ठाकरे जाएंगे। और बाकी देखिए बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। अभी ये जो नाम वापसी वाला तारीख है, शायद 4 या 5 है, उस तक क्या स्थिति रहती है, कौन कौन अपने बागियों को मना लेता है, इस बात पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। और 150 के करीब दोनों पार्टियों के, एमबीए के और महायुति के, महाविकास आघाड़ी के और महायुति के करीब 150 बागी अपनी अपनी पार्टियों के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव मैदान में। ये एक बड़ी बात है। और बीजेपी में ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। कांग्रेस में जो है वो है, लेकिन आप देखिए कि गोपाल शेट्टी बोरीवली से लगातार वो कर रहे हैं। तो ये लगातार चल रहा है।
बागियों का खेल, और उसमें महायुति जो है वो उसमें संख्या ज्यादा है, महाविकास आघाड़ी में भी है। ये दोनों बागी दोनों गठबंधनों को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन अभी देखना होगा। एक बयान भी आया था, प्रेम जी आपने देखा होगा, जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा था कि हम फ्रेंडली फाइट कहीं नहीं करेंगे। नंबर एक, कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, सब जगह 1 वर्सेज 1 होगा, मतलब एक के साथ एक सामने होगा। और जो हमारे विद्रोही हैं, हमारे जो बागी हैं, जो हमसे रूट के जो टिकट ना मिलने से छुप होकर चले गए हैं, हम उनको मना लेंगे, हम उनको वापस करवाएंगे। और देखिए, फूलपुर में उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैं देता हूं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने वहां पर पर्चा भर दिया और उसने कहा कि मुझे, मेरी बात हो गई है, मेरे को या तो साइकिल का सिंबल मिलेगा या मुझे पंजे का, हाथ का सिंबल मिलेगा। तो वो लेकिन कांग्रेस ने उस जिलाध्यक्ष को निलंबित कर दिया अनुशासनहीनता में। ये एक बड़ी बात है। मतलब आप देखिए कांग्रेस गठबंधन के प्रति कितनी ईमानदार है, ये इस बात से दिखाई देता है। और अगर गठबंधन के सदस्यों को ईमानदारी सीखनी है तो उन्हें कांग्रेस की तरफ देखना चाहिए कि वो इतनी मतलब बट वृक्ष होने के बाद भी वो तमाम सारे जो उसके नीचे, उस छत्र के नीचे जो वनस्पतियां हैं उसमें वो डकैती नहीं डाल रही है, वो जो कह रही है वो कर रही है। जी जी, लक्ष्मण नारायण जी लिखे, डेमोक्रेसी इज ऑलवेज इन ट्रबल where right-wing ideology comes to power and distorts people either in the name of Rashtravad or religionwad, where both in the world are not extinguishable. दक्षिण पंथ की विशेषता बताते हुए अपनी टिप्पणी लिख रहे हैं। और इस तरीके से आप देखें तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। और डॉक्टर विजय राम जी लिख रहे हैं, हरि जी भारवाहक वाहनों पर लिखा होता है बेटा सटला त गैला, क्या भाजपा वही भारवाहक वाहन नहीं है? ये भी एक सवाल था आपके लिए। अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे थे कि महाराष्ट्र की चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने की जो फाइट है 76 सीट्स पर, ये कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के लिए वरदान साबित होने जा रही है। क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आमने सामने के फाइट में परास्त कर रही थी, इस बार भी विधानसभा चुनाव में भी वही लक्षण दिख रहे हैं जहां तक प्रीपोल सर्वे का सवाल है। तो ये बात अगर इस्टेब्लिश होती है तो आगे आने वाले चुनाव में भी ये मिथक फिर से टूट जाएगा कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने के चुनाव में हारती है। दरअसल कांग्रेस अब जीतने लगी है आमने सामने के मुकाबले में, ये बातें स्थापित होंगी। तो इसी नोट पर आज की चर्चा को हम विराम देते हैं। हरिशंकर जोशी जी और आप सबसे अपील कि प्रणाम इंडिया और संदेश चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए। और संदेश चैनल को जब आपको लाइक करना हो तो @संदेश-न्यूज जरूर लिखें, तो इससे आपको सीधे हरि जी का चैनल मिलेगा, कोई और चैनल नहीं मिलेगा। तो हमें और हरि जी को दीजिए इजाजत। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।